अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। ये सर, आज की वीडियो में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि इंटरनेशनल कंसल्टेंसी के अंदर जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोबारा से उसको रीवैम्प कर रहा हूँ और दोबारा से उसको मैं शुरू कर रहा हूँ। ये कंसल्टेंसी फर्म है, इसमें बहुत जल्दी आपको और भी बहुत से कंसल्टेंट्स मेरे साथ जो है वो नज़र आएंगे। तो थोड़ा सा मैं अपना लाइफ का फ्लैशबैक चाहूँगा कि शेयर करूँ, ये फिर आपको उर्दू और अंग्रेज़ी में मज़ीद डिटेल में ये प्रेजेंटेशन मिलेगी। बेसिकली मेरी ज़िंदगी के तजर्बात क्या हैं। मैं स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट हूँ, आप लोगों को पता है, सिंस 1989। मोटिवेशनल स्पीकर, इंस्पिरेशनल स्पीकर हूँ, सर्टिफाइड लाइफ कोच हूँ, बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। बहुत डिफरेंट लेवल पे कंसल्टेंसी की, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी कंसल्टेंसी की। आगे जाके मैं उसकी डिटेल बताता हूँ, जिसको मैं अब दोबारा रिवाइव कर रहा हूँ। ये मेरे एजुकेशनल प्रोग्राम हैं, बी एन एंटरप्रेन्योर, जिसपे मैंने मुख्तलिफ लोगों को ट्रेन किया, मुख्तलिफ फोरम्स पे ट्रेन किया। ये प्रोग्राम मैंने बड़ी जगह दिया, लर्न टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। और अब ई कॉमर्स जो है उसको भी बड़ी जल्दी हम लोग एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेकर आ रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान में हम लोगों को ट्रेन भी करेंगे और पाकिस्तान से मैन पावर को ट्रेन करके सर्टिफिकेशन करके उसको हम एक्सपोर्ट भी करेंगे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, जिनमें चार जो मुल्क हैं उनके अंदर हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं। फाउंडेशन ले हो चुकी है सऊदी अरेबिया में, दुबई में, अज़रबैजान में और कनाडा में, क्योंकि वहाँ पर हमारे अपने सेटअप हैं। जिस कंपनी के साथ हम इस चीज़ को लॉन्च कर रहे हैं, ट्रेनिंग को कर रहे हैं, जीआईएस के साथ कर रहे हैं, इसमें फराज यूसुफ साहब भी मेरे साथ होंगे, उनके ग्रुप कोई सऊदी हैं वो भी हमारे साथ इन्वॉल्व होंगे और हम ये सारी चीज़ों को लेकर आगे चलेंगे। और मैं लोकली भी आप सबको दावत देता हूँ कि आप मेरी जो इंस्टीट्यूट है, जीएच इंस्टीट्यूट, जिसके नंबर आप देख रहे हैं, आप इससे भी कर सकते हैं रब्ता। आप फराज साहब से जीआईएस के दफ्तर में भी जाकर रब्ता कर सकते हैं। और जल्दी हम और नंबर्स भी आपको देंगे, हमारे कुछ एसोसिएट्स और भी हैं, कुछ लोगों से बातचीत चल रही है। तो इसको इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर हम लेकर जाएंगे, हर लेवल के ऊपर, और कोशिश करेंगे कि मुल्क को इससे फ़ायदा हो। उसके बाद बिल्ड एन इंटरनेशनल बिजनेस। हमारे जो बिजनेसेस हैं वो ग्रो नहीं कर रहे। मेरे नज़दीक पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो एक्सपोर्ट है। और एक्सपोर्ट जो यहाँ पे बैठ के सर्विसेज और गुड्स दोनों हो सकती हैं, वो अच्छे तरीके से नहीं होती। लोग कमेंट्स के अंदर टूटी फूटी बातें कर देते हैं कि जी अमेरिका में आम नहीं एक्सपोर्ट हो रहा है, ये नहीं हो रहा। भाई, आपको करना नहीं आ रहा, इसका मतलब ये नहीं कि हो नहीं रहा। अगर हो रहा है तो लोगों को लोग वहाँ खा भी रहे हैं और आपको बिक भी रहा है। वरना कैसे, अगर हो नहीं सकता तो फिर क्यों नहीं कैसे हो रहा है। तो ऐसी बात, ये सारी इन्फॉर्मेशन टोटली गलत है। लोगों को काम करना नहीं आता और वो कहते हैं जी आरडी अकाउंट बैंक हमारा नहीं खोल रहा। बैंक हर एक का आरडी अकाउंट खोल रहा है, आपका क्यों नहीं खोल रहा। अगर आप रब्ता ही नहीं करेंगे, डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे, तो वो एक थोड़ी सी हमारे मुल्क में आदत है ऐसे ही एक बात मार देनी। तो बहरहाल जी, एक्सपोर्ट्स हो सकती हैं। मेजर अकम्पलिशमेंट्स, लाइफ एक्सपीरियंस। सिंस द स्टार्ट ऑफ इस करियर, जब मैंने अपने करियर शुरू किया 1989 में, तो मैं स्टॉक मार्केट के अंदर गया और स्टॉक मार्केट में आज तक मैं कभी पीछे मुड़कर मैंने नहीं देखा। एंटरप्रेन्योरशिप में मैंने उसके बाद मार्केटिंग, रिसर्च एंड इनोवेशन, डिफरेंट लोगों की बहुत से बिजनेसेस मैंने खुद भी किए, लोगों को भी करवाए। और शुरू से, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो हैं वो इंडस्ट्री से रिलेटेड थे, कंसल्टेंसी से रिलेटेड थे, तो मुझे अपॉर्चुनिटी हर वक्त मिली उनका असिस्टेंट बन के उनके साथ काम करने की। बाय डिफ़ॉल्ट बेटा अगर फर्माबरदार हो तो बाप का असिस्टेंट ही होता है और बाप की परछाई होता है, उसके साथ साथ चलता है। तो हम ब्रीफकेस पकड़ कर पीछे पीछे चलते रहे और आज अल्लाह का शुक्र है, इसीलिए अल्लाह ताला मेहरबानी फरमा रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। 92 में मैंने स्ट्रॉबोर्ड का, गत्ते की फैक्ट्री जो होती है, जो स्ट्रॉबोर्ड का प्लांट है, वो मैंने खुद लगवाया। ये प्लांट पूरा अरेक्ट मैंने खुद कराया, इसकी मशीनरी मैंने खुद बनवाई। ऑब्वियसली टीम थी मेरे साथ, मैं ये कहूँगा हाथ से मैं एज आ ऑपरेटर भी काम करता था, तो ये गलत बात है। एक टीम के साथ मेरी सुपरविजन में मैं, आई वॉज द CEO ऑफ द प्रोजेक्ट, मैंने लगवाया। एक अलखताई रोड के ऊपर है। फिर मेलामाइन की मशीनरी जो है वो हमने डेवलप कराई गुजरांवाला में, उसको स्टैंडर्डाइज कराया। वो एक वर्कशॉप के अंदर ऑलरेडी बन रही थी, लोकल लेवल पे वो दे रहे थे। लेकिन हमारे यहाँ जिस तरह पाकिस्तानियों के अंदर एक हमारे दोस्तों में खूबी है कि किसी मशीन में 4 नट लगे हों तो चारों मुख्तलिफ होते हैं। वो कहते हैं कि बस कस दिया हमने इस प्लेट को। तो उसको हमने स्टैंडर्डाइज कराया इंटरनेशनल लेवल पे, उसकी हमने कैटलॉग्स बनाई। वो इतना आसान ज़माना नहीं था, अब तो आईटी ने बहुत आसान कर दिया चीज़ों को। तो वो बड़ा मुश्किल था उस वक्त ड्राइंग्स बना के उसको स्टैंडर्डाइज कराना। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, हमने वो उस ज़माने में किया। कुछ मशीनरी भी हमने सप्लाई की, वो सक्सेसफुली चली भी। ड्राई फ्रूट की एक्सपोर्ट जो है वो भी मैंने थोड़ी सी की और उसमें भी अच्छे पैसे बनाए उस टाइम के अंदर।
वो एक अच्छी चीज़ थी। फिर हैंडीक्राफ्ट जो पाकिस्तान के अंदर बनते हैं वो भी मैंने एक्सपोर्ट किए, यूरोप को एक्सपोर्ट किए, क्योंकि साथ साथ मेरी तालीम भी चल रही थी और मुझे इनोवेशन का शौक था। पैसे तो मैं कमाता ही था, लेकिन पैसे कमाने के साथ मैं ये करता था कि मैं थोड़ा काम बदलता भी रहता था, क्योंकि जवान होते हैं आप, 20-22 साल का लड़का जो होता है, मैं साथ स्टूडेंट भी था, तो मैं कुछ चीज़ें करता था, एक्सपेरिमेंटेशन करता था, कुछ पैसे बनाए, उससे ज़्यादा अच्छा एवेन्यू बना तो उससे अच्छी प्रोडक्ट पकड़ ली। फिर 1992 में ये प्लान शुरू हुआ था, 3 में फुल प्रोडक्शन में आ गया। सर्कुलर निटिंग मशीन का प्रोजेक्ट था, टेरेट उसका नाम था, कंपनी का जो हमने मंगवाई, जर्मन प्लांट था। और ये जो आप निटवेयर पहनते हैं, जो मैंने इस वक्त टी शर्ट पहन रखी है, इसका फैब्रिक हम बनाते थे। पहले स्टेज 1 पे सिर्फ फैब्रिक की फैक्ट्री थी, फिर हम गारमेंट में एंड प्रोडक्ट पे भी चले गए, अपना ब्रांड भी बनाया। वो ओवर द ईयर्स हमने इनोवेट करके उसको ग्रो किया। 95 के अंदर मैंने दुनिया भर के जो मशीनरी मैन्युफैक्चरर थे सर्कुलर निटिंग मशीन के, क्योंकि मैं इंजीनियर भी था, तो उन सब से रब्ता किया, उनकी कोटेशंस, मैंने कहा दुनिया में सबसे सस्ती मशीन कहाँ मिल रही है। अच्छा, ये डिस्कशन फराज यूसुफ बड़ी इंजॉय करता है मुझसे, क्योंकि वो भी मशीनें इसी तरह ढूंढते रहे हैं अपने लिए, वो डिफरेंट किस्म की। तो वो मशीनरी जो है वो 1/3 कॉस्ट के ऊपर अवेलेबल थी, तो मैंने चाइना से मशीन जो है वो निगोशिएट की। वो पाकिस्तान में ऑलरेडी आई हुई थी मशीन, उसमें कुछ सर्टेन चेंजेस उसके अंदर भी ज़रूरत थी, वो मैंने करवा के उसको लॉन्च किया। सबसे पहली मशीन मैंने खुद अपनी फैक्ट्री में मंगवाई, ताकि लोगों पर तजर्बा नहीं किया, अपने पैसे से तजर्बा किया। वो सक्सेसफुली चली। फिर हमने 100 प्रोजेक्ट्स को मशीनरी सप्लाई की, उनको अरेक्शन की। फिर उन्होंने मुझे कंपनी ऑफिस पाकिस्तान में डिक्लेयर कर दिया, चाइना की कंपनी थी। ये फिर आगे मैं बताता हूँ जैसे हम फ्लो करते हैं। जब हम इसकी मशीनरी में आए, फिर फिनिशिंग में मोंटी एक ये इटालियन फिनिशिंग है, फिर स्कूमर एक कॉलर्स की मशीनी है, स्वेटर्स की मशीनी है, इनकी भी एजेंसी मैंने ली, इनका भी मैंने मशीनरी का कुछ काम किया, इनके क्लाइंट्स के साथ भी चीज़ें सीखी। 1996 के अंदर हमने अपना स्टिचिंग का जो ब्रांड है, स्टिच टी शर्ट, स्वेट शर्ट, ट्रैक सूट, अभी तक दोस्त जिनको हम जो उस वक्त देते थे, हमारा वेयर हाउस भी था, तो वो मुझे अभी तक बताते हैं कि हमारे पास अब भी शर्टें हैं। तो मैंने कहा यार बढ़िया, आपने संभाल के रखी हुई हैं 30 साल पुरानी टी शर्ट। लेकिन बहरहाल स्टिल द पीपल, मुझे उस दिन दिखा रहा था बंदा कि मेरे पास स्टिल है TKS की शर्ट। तो ये 1996 में हमने ब्रांड लॉन्च किया, इसे हमने अपने ही नाम से एक्सपोर्ट भी किया, और यूरोप के अंदर इसकी एक्सपोर्ट्स जाती नहीं, छोटी छोटी शिपमेंट्स हम करते रहे, और लोकल भी हमने डीलरशिप बनाई। हमारे जो मेन स्टोर लाहौर की हैं, उन स्टोर्स में भी ये बिकता रहा। तो अब तो इतने साल पुरानी है कि उनका हवाला देने का फायदा कोई नहीं है। वैसे तो ये अलफता में भी बिकता रहा है। एक वो होता था एच करीम बख्श के साथ स्टोर, जिसपे हज उम्रे की मिलते थे, वो फौत हो गए हुए हैं, मेरे जहन में उनका नाम निकल गया। बहुत बड़ा स्टोर था, वो लेते रहे, काफ़ी स्टोर्स ने हमारा माल लिया, रखा, बेचा, और सक्सेसफुल ब्रांड था। की अचीवमेंट्स ये है कि मैं आगे क्यों चलता रहा। आप ये कहते हैं कि अगर ये सक्सेसफुल ब्रांड्स थे तो वाई यू मूव फॉरवर्ड, दूसरी चीज़ों की तरफ क्यों जाते रहे। क्योंकि मैंने वही बताया कि यंग होते हैं, इनोवेशन होती है, कहते हैं ये भी करके देख लेते हैं, ये भी करके देख लेते हैं, तो वो वक्त होता है कि सब कुछ करके देख लेना चाहिए। तो मैंने डिफरेंट इंडस्ट्रियल यूनिट्स को विजिट किया, कॉस्ट रिडक्शन की टेक्निक्स लगाई अपने यूनिट के ऊपर भी, जो निटवेयर का था, कॉस्ट इफेक्टिव किया चीज़ों को, वर्केबल सोल्यूशन इंडस्ट्री के लिए मैंने निकाले, पैरेलल जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको बड़े करीब से देखा। स्पिनिंग भी एक ज़माने पे लगाने का मेरा प्रोग्राम बना, स्पिनिंग को भी मैंने बड़ा स्टडी किया, फिर वो हमने नहीं उसमें जा सके। एक बार घी की फैक्ट्री लगाने का प्रोग्राम, तो हम शुरू से यंग एज से फैक्ट्रियों में फिर रहे हैं, फैक्ट्रियों में जा रहे हैं, उनकी फिजिबिलिटी स्टडी कर रहे हैं। ये हमारे आम डिनर पर भी ये डिस्कशन मेरी और मेरे फादर की होती थी। तो इस किस्म की चीज़ें हम करते रहे और इनोवेशन करते रहे, चीज़ें समझते रहे। 2002 में मेरे वालिद साहब जब रिटायर हुए, ही वॉज मेंबर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब। तो वो फॉरेनर्स के साथ उनका ताल्लुक था। ही वॉज अ वेरी टैलेंटेड पर्सन, ही हैड मैनी ऑप्शंस, मैनी ऑफर्स फ्रॉम डिफरेंट डोनर्स अराउंड द ग्लोब कि आप हमारे लिए काम करें। उसमें हमने कुछ अर्सा पेशावर में कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट किया, कि ये था कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट, वो डच गवर्नमेंट का था। उसके बाद UAE हम गए, दुबई गए, तंजानिया गए। UAE की सारी स्टेट्स में हमने रिपोर्ट्स बनाई, जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स उस वक्त बन रही थी और फ्लॉरिश हो रही थी, जबल अली वगैरह इस तरह की। सफजेरा तक मैं गया हूँ, वो मैंने देखी। बांग्लादेश के अंदर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स थे, उनकी हमने कंसल्टेंसी की। कीनिया में की, तंजानिया में की, कजाकिस्तान में एक ग्रुप था उसके साथ हम गए, और बेशुमार जगहों के ऊपर हमने कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स दिए, लोगों के साथ ट्रैवल किया। जैसे मैं अभी खुद ज़ाती तौर पे अज़रबैजान जा रहा हूँ, तो इसी तरह मैं उस वक्त ट्रैवल करता रहा, अपने फादर के साथ जाता रहा वो, और इधर से बैक एंड ऑफिस को संभालता रहा। तो एक बड़ा एक्सपोजर अल्लाह की मेहरबानी से एट अ वेरी यंग एज
बिफोर आई वॉज 30, मेरा ख्याल है मैं ये सारी चीज़ें जो है वो कर चुका हुआ था, जो लोग कुछ 55-60 साल की उम्र में आके करते हैं। 2005 में जी दो इश्यूज आए, ये आप लोग जो अक्सर पूछते भी हैं और ये भी कहते हैं कि शाह साहब ने को फाउंडेशन पे ऐसा पंखा या ऐसा एसी ईजाद कर लिया है कि जो शाह साहब को वहा देता है, जो साहब को नहीं देता। तो ऐसा कोई एसी उन्होंने ईजाद नहीं किया, कोई ऐसी कोई साइंटिफिक टेक्निक नहीं लगाई। मुझे थायराइड का इशू हुआ, मेरा हेल्थ इशू हुआ, वर्किंग आवर्स बहुत लंबे होते हैं टेक्सटाइल के अंदर। तो बीइंग द ओनली सन, मेरे फादर ने मेरे ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई कि भाई अब ये तुम नहीं इतने घंटे काम कर सकते, तुम्हें नॉर्मल 9 to 5 पे आना पड़ेगा और इवन लेस देन दैट। तो ये टेक्सटाइल जो है इसको डाइवर्स्ट करो, ये हम बेचते हैं, हमें हम ज़्यादा अच्छा ऑफिस से पैसा बना लेते हैं, तो ज़रूरत नहीं है अपनी हेल्थ पर फोकस करो। मैं हॉस्पिटलाइज भी हुआ था, मुझे खासा जो है वो मेरे लिए मुश्किल साल रहा। तो उसके बाद हमने फैसला किया और टेक्सटाइल को हमने जो है वो वाइंड अप कर दी। ये स्वेटिंग भी वो थायराइड ग्लैंड्स की वजह से ही होती है, जो आप लोग कहते हैं कि पता नहीं ये क्यों होती है, लेकिन बहरहाल खैर छोड़ें इसको। तो वो फिर हम चले गए जो है उस टोटली फोकस कंसल्टिंग के ऊपर हो गया। स्टॉक मार्केट जो मैं कहता हूँ 15-20 मिनट अ डे का काम है, गोल्फ खेलो, जो मर्जी करो। और अगर हफ्ते में आप 1 घंटा दे देते हो, अखबारें आप पढ़ लेते हो, अखबारें में वैसे ही पढ़नी होती हैं, बिजनेस रिकॉर्डर पढ़े बगैर खाना ही हजम नहीं होता, इतनी बचपन से तो पढ़ रहे हैं। तो बिजनेस रिकॉर्डर न्यूज़ हमने वैसे ही देखनी होती हैं, और उससे हमें सारी बिजनेस की या कुछ रिपोर्ट्स होती हैं, वो भी कैजुअली, मैं तो किताब में इतनी पढ़ता हूँ, रिपोर्ट्स भी फटाफट पढ़ लेता हूँ मैं, कोई मसला मुझे नहीं है। उसके बाद ये हमने कहा, ये ब्रोकरेज का हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे, उन्होंने ब्रोकरेज का ऑफिस लिया, उन्होंने मैंडेटरी जो है मेरे ऑफिस के अंदर उन्होंने उसको वो डिक्लेयर कर दिया ब्रांच। मैं उन्हें ना नहीं कर सका। फिर कुछ अर्सा जो है वो हम ब्रोकरेज को 10 एक साल 11 साल हमने इसको चलाया, स्टॉक ब्रोकरेज की मजा लिया साथ। मैं तो खैर वहाँ पे 1 घंटा 2 घंटे ऑफिस में जाता था, बाकी ऑटो पे किया हुआ था मैंने ऑफिस, कि ठीक है यार कुछ आता है तो ठीक है, नहीं भी आता तो अपने पोर्टफोलियो से तो आता है। मैं तो बहरहाल उनको भी यही कहता था कि आप कंपनी लिस्ट करवा लें और बेहतर है। लेकिन उनकी अपनी जाहिर है, वो मुझे कहते थे आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आए। मैंने कहा जी मैंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में नहीं आना, आप इसको लिस्ट कराएंगे, मैं उसके बाद सारी उसकी डॉक्यूमेंट सारे चेक करूंगा, तो फिर मैं बोर्ड के अंदर। बोर्ड में मैं वैसे आप लोगों को बताऊं, मुझे जीआईएस ने भी कहा कि जी आप हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर आप आ जाएं, आप सीईओ बन जाएं, आप चेयरमैन बन जाएं, जो होदा आप कहते हैं आपको हम देते हैं। मैंने कहा भाई जब आपकी लिस्टिंग मुकम्मल हो जाएगी, मेरा फिलहाल इरादा नहीं है, मैं आपके कंसल्टेंट के तौर पे ठीक हूँ, लेकिन जब आपकी लिस्टिंग हो जाएगी उसके बाद आई विल रीअसेस द कंपनी, रीअसेस द ग्रुप। क्योंकि देखो अगर मैं अपना पैसा डालने को तैयार नहीं हूँ, तो मैं क्यों मतलब जो है वो ऐसे झगड़ों में पढ़ूं। लिस्टेड कंपनियां बहुत खूबसूरत होती हैं, उनके अंदर बड़ा आराम होता है, आपका जब दिल करे आपका आप अपना शेयर बेचो और आप उसमें से एग्जिट कर जाओ। तो आई लाइक टू बी अ फ्री बर्ड, इसलिए मैं आज भी तैयार हूँ। उससे पहले मेरे एक दोस्त हैं अजरबैजान से, बड़े प्यारे दोस्त हैं, अली भाई इज़ अ वेरी गुड पर्सन। उन्होंने मुझे कहा कि जी आप हमें ज्वाइन करें, हमारे साथ आप आए परसेंटेजेस पे, चीज़ों पे। आप ये हम प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा कर रहे हैं और बहुत बिजनेसेस हैं, आपसे ज़्यादा कौन जानता है। और बड़ी ही इज्जत करते हैं, बहुत ही प्यारे इंसान। उनको भी मैंने वन लाइनर कहा था, मैंने कहा अली भाई जब आपकी कंपनी लिस्ट हो जाएगी तो आप मुझे उसका प्रॉस्पेक्टस भेजें, मैं उसको असेस करूंगा, मैं अपनी टर्म्स एंड कंडीशन बना के मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको किस पोजीशन पे ज्वाइन कर सकता हूँ, और फिर मैं ज्वाइन कर लूंगा आपको। अदरवाइज अनलिस्टेड जो कंपनियां हैं, जो वो मैं खुद इतनी चला चुका हूँ, मेरा ख्याल है 20-25 कंपनियों का मैं सीईओ डिफरेंट टाइम्स पे रह चुका हूँ, जो कि अनलिस्टेड थी या जो ये प्राइवेट लिमिटेड थी। तो कोई मेरे लिए अट्रैक्शन नहीं है, ना सीईओ बनना मेरे लिए कोई नई बात है, और ना कंपनी चलाना मेरे लिए कोई नई बात है। हाँ, पब्लिक लिमिटेड कंपनी का सीईओ मैं कभी नहीं रहा, वो ज़रूर अगर मौका मिलेगा, नहीं तो इंशाल्लाह मैं अपने बेटे की ज़रूर बनाऊंगा। अपने बच्चों को मैं तैयार कर रहा हूँ, अगर अल्लाह ने सेहत ज़िंदगी दी तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जेएच की अपनी जो होगी कंपनी, और फिर जब हमारी कंपनी आएगी तो अल्लाह करम करेगा, जैसे उसने हम पे हमेशा करम रखा अपने। खैर जी, कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 2008 ये हो गया। उसके बाद हम चले गए जी कंसल्टेंसी में। कंसल्टेंसी वाइंड अप कैसे हुई कि 2014 में जब मेरे वालिद साहब की डेथ हुई, तो मैं हिल के रह गया अंदर से बाहर तक। मेरी जिंदगी का ये सबसे बड़ा क्राइसिस था, जिसे आज तक मैं समझता हूँ कि वो जल्जला तो चला गया, आफ्टर इफेक्ट्स अभी भी बाकी हैं और अक्सर आ जाती हैं। इसने मुझे बड़ी बुरी तरह तोड़ दिया, और मैं बड़े ही बुरे तरीके से, मैं आपको बता नहीं सकता, कहते तुम सुन ना पाओगे, हम कह ना पाएंगे कि क्या हुआ। लेकिन बहरहाल अल्लाह की मर्जी है, और अल्लाह के आगे जाहिर है कि अल्लाह की मखलूक है, सर झुकाने के अलावा कुछ हो नहीं सकता। जिस अल्लाह ने ये मसला
मैं कहूँगा इसे मसलत ही होती है इंसान का दुनिया से चले जाना। जिस अल्लाह ताला ने ये स्टेप दिया, उसने फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे दर्द को कम किया, मेरे लिए रास्ते दिखाए। तो मैं ने अपनी करीबी, हमेशा मैं एक अपनी करीबी कैबिनेट रखता हूँ, एक करीबी काउंसिल रखता हूँ। मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं, इरफान साहब उनका नाम है। कभी मैं उनकी लाइफ स्टोरी लाऊंगा। ही इज़ अ लेजेंड, उन तरक्की की एक मिसाल है। और सेल्फ मेड, हमारे सारे यार सेल्फ मेड है और अल्लाह ने सबको बड़ा नवाजा है। इरफान साहब चाइना से आए और ज़ाहिरी बात है मेरे दिल के करीब थे, मेरा रोना बंद नहीं होता था उन दिनों। और मेरे दोस्तों ने बड़ा मुझे सहारा दिया। तो मुझे उन्होंने कहा कि जवाब साहब, अगर आप कोई नए कुछ स्टेप्स में कर रहा था, चाइना में ऑफिस खोलने के लिए डॉक्यूमेंटेशन उनके साथ तैयार कर रहा था, कई प्रोजेक्ट्स लॉन्चिंग के ऊपर थे बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरी एक बात मानेंगे? मैंने कहा बताएं आप। उन्होंने कहा आप इस वक्त बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, तो आप किसी नए वेंचर में हाथ ना डालें। अल्लाह का फजल है, आप अच्छे पैसे कमा लेते हैं, मुझे पता है आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। क्या ये मुमकिन है कि आप ऐसा ना करें? तो मैंने सोचा और मैंने बिल्कुल उसकी बात को सही माना। मैंने कहा यार, यू आर एब्सोल्युटली राइट। उसने मुझे 5 साल कहा, उसने कहा सर 5 साल आपने सिर्फ कंसोलिडेट करना है। ये मेरा एक भाई होने की हैसियत से मशवरा है। तो वो अक्सर पंजाबी में बात करते हैं। उन्होंने कहा जी, मैं आपके और आपके वालिद के रिश्ते को मैं समझता था और लोग नहीं समझते उसे। तो मुझे पता है कि आपको कितना डैमेज लगा है। पहले आप, आपके छोटे बच्चे हैं, ये ना हो कि अब आपकी सेहत को भी कुछ हो जाए तो आपके लिए बच्चे जो हैं उनको संभालने, उनके लिए तो जो आपने किया हुआ है इससे भी जाएंगे। तो 2005 में जो झटका लगा, वो तो झटका था जो 2014 में लगा ना, ये वो जिसे कहते हैं कि बहुत ही करारा झटका था। खैर, कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट अगेन, कि मैंने उनकी बात को माना और मैंने तमाम तर जितने मंसूबे एक्सपेंशन के थे उन्हें कट किया और मैं कंसोलिडेशन के ऊपर चला गया कि यार जो बिजनेस है, स्टॉक मार्केट में अपना पैसा डाल दो, जो पोर्टफोलियो उसको देखो। और फिर मैं रोता रहता था। फिर मुझे मोहम्मद साहब, मेरे जो साहबजादे हैं, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आप ऐसा करेंगे, आप लोगों को लेक्चर दें, आप पढ़ाएं, तो उससे जो है ना आपकी दर्द को आराम मिल जाएगा। आप बाबा अपने आप को बिजी करेंगे, सब अब सारा दिन घर में बैठे हुए रोते रहते हैं, तो ये तो ठीक नहीं है। छोटा सा था हालांकि ये, बस अल्लाह की बड़ी मेहरबानी, 12 साल का बच्चा था। खैर, अल्लाह ने मेरे दिल में डाली कि चलो जी, ये लर्न टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज प्रोग्राम वहाँ से पैदा हुआ। हमने ऐसे शुगल में 2-4 वीडियो डाली। मेरा था कि 25 एक वीडियो 30 वीडियो बनाऊंगा और एक छोटा सा प्रोग्राम डाल दूंगा, और चलो लोगों को फायदा होता रहेगा, नबी होगा तो मेरा क्या जाता है। इसको अल्लाह ताला ने बड़ी सक्सेस दी। ये 2014 और 2000 उसके 13 के बाद की ये बातें हैं। तो 2017 के करीब, 16-17 में मेरी जो है वो इसी सिलसिले में बड़ी पॉपुलैरिटी दिन ब दिन जो है वो बढ़ती गई। व्यू डाला, सुबह 10,000 व्यू आ गए उसके ऊपर वीडियो के। और लोगों ने कहा कि जी प्लीज़ बंद ना करें, ये प्रोग्राम करें, हमें बड़ा फ़ायदा है। इतने में द ग्रेट मैन, द बिगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर ऑफ पाकिस्तान, माय फ्रेंड कासम अली शाह, उनके ऑफिस से मुझे लोगों ने अप्रोच किया। मेरे ऑफिस आए, उन्होंने कहा जी जवाब साहब तो किससे मिलते नहीं। उन्होंने कहा जी उनको नंबर दे दें, इस तरह फाउंडेशन है और शाह साहब जो हैं वो चाहते हैं कि आप हमारे लिए जो है वो कोई रिकॉर्डिंग करें प्रोग्राम की। तो इससे पहले कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूट मुझे इनवाइट कर चुके थे, कुछ छोटे मोटे टीवी चैनल मुझे बुला चुके थे, तो थोड़ा सा मैं नॉन फिगर हो चुका था। फाउंडेशन में गए जी, वहाँ पे हमने रिकॉर्ड करवाया। कासिम भाई से 2 मिनट की मुलाकात हुई, लंबी मुलाकात नहीं, पहली बार हुई। और हमने वहाँ पे लेक्चर भी दिया। वो पहले हमने रिकॉर्ड करवाया, मैंने एक इंटरव्यू। उसके बाद अगले हफ्ते बाद उन्होंने कहा जी लेक्चर भी रखें। इंटरव्यू के फ़ौरन बाद कहा कि जी डेट, वो फोटोशूट वगैरह हुआ, वो प्रोमोज बने और वो लेक्चर शुरू हो गया। वो लेक्चर भी अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी, कोई 1,00,000 सवा लाख व्यू बड़ी तेज़ी से गया उसका, और लोगों को फ़ायदा हुआ, लोगों ने पॉजिटिविटी दी। तो मेरी फिर शाह साहब से मुलाकात बड़ी डिटेल किस्म की हुई, गपशप लगी। तो मैंने उस वक़्त भी शायद वो मतलब उस वक़्त मेरे बड़ा दुखी टाइम था। उनसे मैंने जिक्र भी किया कि मैं इस वक़्त बड़ा दुख में हूँ, तो मुझे आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है और थोड़ा चेयर अप करने की ज़रूरत है। तो मैं काम में कोशिश कर रहा हूँ, तो आपके पास ऑफ एंड ऑन मैं आता रहूँगा। उनकी बड़ी मेहरबानी। उन्होंने जब भी मैं गया मेरी इज्जत की, मेरा बड़ा ख्याल किया। मुझे हमेशा कहा कि जी आप कोई लेक्चर दें, कोई चीज़ दें, कुछ बातें मुझसे पूछें, कुछ मुझे बताएं, जिससे मेरी ज़िंदगी में बड़ी पॉजिटिविटी आई। ये जो प्रोग्राम है इसको बढ़ाने में, ये वर्कशॉप्स रखने में, ये सेशन रखने में, मैं ऑफ एंड ऑन उनसे पूछता रहा कि आप मुझसे पहले के इस काम में है, क्या करें क्या ना करें। आज भी मशवरा ले लेता हूँ। तो वो उन्होंने मुझे मशवरा दिए जो मेरे लिए बड़े फ़ायदेमंद साबित हुए। उसके बाद जनाब चलते चलते हम लोग इसी को लेके जो है एक
मैंने उन्हें मशवरा दिया, हम बैठे वहाँ पे बोर्ड पे, चूंकि उनके बैठते हैं, दोस्तों के साथ गपशप लगती है, तो मेरा बड़ा रिगार्ड है कासिम अली शाह फाउंडेशन में, मेरे लिए वो एक सेकंड होम है कि जहाँ पे मैं जाता हूँ और गपशप लगाता हूँ, रिलैक्स होता हूँ, सारे दोस्त हैं। उन्हें मैंने एक प्रोग्राम दिया, सजेस्ट किया, बी एन एंटरप्रेन्योर। वो शाह जी को प्रोग्राम पसंद आ गया, उन्होंने उसको ओके कर दी। ज़ाहिर है वो उनका इंस्टीट्यूट है, कोई भी चीज़ वहाँ होनी है तो वो उनके इल्म में आनी है, अगर वो कंफर्टेबल होती हैं तो वो आगे होती है। तो बी एन एंटरप्रेन्योर वहाँ से लॉन्च हो गया। उस पर हमने 4 बैच उसके करवाए। बहुत से शाह साहब ने अपने कलेक्शन यूज़ किए, बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों के सीईओ आए। एक लंबी लिस्ट है, उसकी वीडियोस पड़ी हुई हैं, मेरी वीडियोस भी पड़ी हुई हैं। मेरे चैनल पे तो मेरी अपनी है, लेकिन फाउंडेशन के चैनल के ऊपर जो है वो सबकी हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनियों के जो स्टार परफॉर्मर्स हैं वो आए, और वहाँ पे शाह जी ने भी लेक्चर दिया, मैंने भी लेक्चर दिया। उसकी फिर बाकायदा सेरेमनी हुई, हमने उसके वो जो है ग्रेजुएट्स जो थे उसके थे, जो पार्टिसिपेंट थे, उनको सर्टिफिकेट दिए गए फाउंडेशन में। उसके बाद हमने गपशप लगाई, खाना शाना खाया, और वो सिलसिला बड़ा अच्छा चलता रहा। उसके बाद पेंडेमिक आ गया, फिर बीच में ये फिर फाउंडेशन में मैं ऑफ एंड ऑन लेक्चर्स देता रहा, क्योंकि वो तो एक रूटीन बन गई है ना। वो तो जब कभी टेलीफोन पे बात होती है तो वो कहते हैं जी फलां डेट टू फारो हो, तो वो बड़ी तो आ जाओ, बड़ा लेक्चर दिखा दिए, तो वो हम भी चले जाते हैं, बड़ी खुशी होती है। बल्कि लोग मुझे अप्रोच करते हैं, मैं कहते हैं यार उधर ही अप्रोच कर लो, उन्हीं को पूछ लो, जब रखना होगा लेक्चर वो बता देंगे, मैं चला जाऊंगा, मेरा क्या है, जब जब शाह जी कहेंगे मैं चला जाऊंगा, कोई मसला ही नहीं है। उनको उनको ना है ही नहीं। दोस्त ही इतने प्यारे हैं, इंसान इतने अजीम हैं, इतने प्यारे हैं कि मतलब मैं तो उन्हें ना कर ही नहीं सकता। मैं तो, मेरी खुशनसीबी होती है मुझे जब फ़ोन करते हैं कि वहाँ साहब आ जाए, मैंने कोई मशवरा करना है, कोई बात करनी है। और यहाँ मैं कहूँगा उनका बेटा भी बड़ा भला आदमी है, बहुत अच्छा बच्चा है, बड़ा तमीज़दार है। और मेरी ख्वाहिश है, मैंने तो 2-3 बार शाह साहब को कहा है कि आप उसको मुझे लॉन्च करने दें एज अ बिजनेस कोच, मेरे साथ आए वो मैदान में। और अभी भी मैं चाहूँगा कि मोहसिन इसको देखे, मैं उसको लिंक भी भेजूंगा, शाह जी को तो भेजूंगा ही इस वीडियो का। और मैं उसको इनवाइट करता हूँ कि वो अपने अंकल के साथ, वो इज़ अ ब्रिलियंट कैप, वो जो चैंपियन है भाई, उसमें शाह साहब का खून है, और साडा भी भतीजा है। उस्ताद देखे ना, कासिम अली शाह का बेटा है, जवाद हफीज़ का शागिर्द है, दो दो उस्ताद हैं उसके। और बच्चा भी अच्छा है, बच्चे में जान है। अगर बच्चे में जान ना होती मैं ये मशवरा ना देता। तो मैंने तो उसको कहा है कि यूथ क्लब जो है फॉर्म करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप का और स्टॉक मार्केट का, अब ये शाह साहब की मर्जी पे वो इजाज़त देंगे तो ही इज़ मोर आई विल बी वेरी हैप्पी टू लॉन्च हिम एंड डू सम प्रोग्राम विद हिम, कि मैं खुरम के साथ जो हूँ, मैं वो अपना मोहसिन के साथ मैं जो हूँ वो प्रोग्राम दूँ, और मैं और मोहसिन जो है उसको करेंगे, वो यूथ को वो रिप्रेजेंट करे और सीनियर ग्रुप को मैं रिप्रेजेंट करूँ, और कंबाइन हम लेक्चर्स दें। वो आई एम श्योर कि ही इज़ केपेबल ऑफ डूइंग सो। तो ये तो खैर फ्यूचर के प्लान्स हैं, सब्जेक्ट टू शाह साहब अप्रूवल है। मेरा एक ओपन इनविटेशन है उनको, ओपन लेटर है। वो भाई हैं, जैसे वो मुनासिब समझे। ज़ाहिर है कुछ पेरेंट्स पढ़ाई में ज़्यादा ज़रा जोर रखते हैं, तो वो कहते हैं ना भाई अभी नहीं, तो जब भी हो, मगर मेरी साइड से ये ऑप्शन फॉर एवर है। उसके बाद जनाब ये प्रोग्राम सारे लॉन्च हुए। उसके बाद अब ये मैं ने दोबारा कदम इंटरनेशनल कंसल्टेंसी में रखने का इरादा कर लिया है। इस बार मैं गोरों को भी इंशाल्लाह कंसल्टेंसी दूंगा। मेरे वालिद तो बेचते रहे गोरों को कंसल्टेंसी, उनकी तो फीस ही डॉलर्स में होती थी। तो मैं इस दफ़ा इंशाल्लाह ताला 4 मुल्कों के अंदर जहाँ पे GIS के ऑफिस हैं, वहाँ तो हम ऑन हैं। सऊदी अरेबिया, दुबई, आज़रबाईजान और कनाडा। इंशाल्लाह ताला अमेरिका बड़ी जल्दी हम कवर करेंगे, और ई कॉमर्स से रिलेटेड उस पर मेरा फोकस होगा। बाकी एक्सपोर्ट से होगा। 2 चीज़ों के ऊपर मैं चाहूँगा कि जो मेरे मुल्क को फ़ायदा है, कि पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स कैसे की जा सकती हैं, और आम इंडस्ट्री जो हर इंडस्ट्री है वो अपना ई कॉमर्स स्टोर कैसे बना सकती है, वो अपनी डिजिटल प्रेजेंस कैसे बना सकती है, डिजिटली वो किस तरह अपना माल बेच सकती है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान में ई कॉमर्स कैसे फ़रोग पा सकता है। पाकिस्तान के जो 16 करोड़ बच्चे हैं 30 से नीचे, जो पाकिस्तान की यूथ है, वो किस तरह ई कॉमर्स के अंदर आ सकती है, उनको हम कैसे ट्रेन कर सकते हैं। जो कच्चे पक्के लोगों ने करके छोड़ दिए हैं बच्चे, ये जिन्होंने ट्रेनिंग्स तो ले ली हैं, लेकिन उनको पता नहीं अब उन्होंने उस ट्रेनिंग के साथ करना क्या है। तो इंशाल्लाह उन बच्चों को हम मंजिल मकसूद की तरफ लेकर जाएंगे। अल्लाह ये काम हमसे लेगा, अल्लाह के हुक्म से उन्हें ट्रेन करके एक ऐसी सुपर पावर बनाएंगे। एक मूवी है सुपर 30, वो आप देखिएगा, मैं उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, उसके ट्रेलर का। इंडिया की है। तो वो बड़ी जल्दी सुपर 100 फराज साहब और मैं अनाउंस करने वाले हैं कि बच्चे हमारे पास जो हैं वो लिस्ट हों, तो हम 100 बच्चे पहली लॉट में बनाएंगे। 5000 बंदे हमारा इरादा है ट्रेन करने का।
एज सुन एज पॉसिबल, जैसे अल्लाह ने हमें ताकत दी, फिर वो ऐड ऑन होता जाएगा, 50,000 की तरफ जाएंगे 5 के बाद, उसका सिस्टम बनाएंगे, ट्रेनर्स को लेंगे, लोगों की से हेल्प लेंगे। और अब दोबारा जो है जी, ये 2024 आफ्टर अप्रॉक्सीमेटली 10 ईयर्स मैं प्रॉपर कम बैक कॉरपोरेट के लिए और इंटरनेशनल कंसल्टेंसी के अंदर अपना करने लगा हूँ। आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है, और आजकल इस पे बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है। और बीइंग एन इंजीनियर, आई एम श्योर कि फराज यूसुफ एंड हिज टीम विल आल्सो बी इन टच विद मी। ये बड़ी लंबी वीडियो, बट आई एम, मुझे ये पूरा एक प्लान है जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। योर प्रॉब्लम्स एंड अवर सोल्यूशंस, व्हाट वैल्यू डू वी ब्रिंग टू द टेबल, यानी बात यह कि हम आपके लिए करेंगे क्या। तो मैंने अपने तजर्बे में, ये किताबें भी ये कहती हैं कि 99% ऑफ द पीपल ट्राइंग टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट फेल बिकॉज फाइनेंशियल कोच ही नहीं होता, उन्हें पता ही नहीं होती मार्केट क्या है। वो समझते हैं कि बाजार से लाके साइकिल है, जैसे साइकिल चलानी मैं सीख गया था खुद ही गिर गिर के, मैं शेयरों को भी सीख लूंगा, और वो बाज़ अपना सारा पैसा लूज करते हैं और फिर मार्केट को गालियां देते हैं, हालांकि गलती पर वो है। 96% of the businesses fail in the first year. They fail because they don't have the business coach. ये मैं अमेरिकन फिगर्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब थोड़ी देर बाद ढीले से मुझे कि हमारे मुल्क में कोई काम नहीं चलता, ये तो ये पता नहीं क्या बीमारी है कि हमारा मुल्क कोई किसी स्पेशल सियारे में है, हमारा मुल्क भी इस दुनिया में है। ये अमेरिका के कोड में कर रहा हूँ फिगर्स। 96% ऑफ द बिजनेसेस फेल इन अमेरिका। बाकी बचे 4%। 4% बिजनेसेस में से भी सिर्फ जो है हार्डली 10%, यानी वो 4% का भी 10% आपके 10 साल बाद $1 मिलियन की सेल कर रहे होती है। सेल की बात हो रही है पर एनम, प्रॉफिट की बात नहीं हो रही। सो बिजनेस, पहली बात ये होती है कि एक लो परसेंटेज शॉर्ट होता है, दिल सबका करता है करने को। जब तक मजबूत मनसूबाबंदी ना की जाए, बिजनेसेस जो हैं कामयाब नहीं होते। और मजबूत मनसूबाबंदी करने के लिए आपको एक कंसल्टेंट की ज़रूरत होती है, एक ट्रेनर की ज़रूरत होती है, एक कोच की ज़रूरत होती है। ये इस तरह के ट्रेनर नहीं इस तरह के हमारे पाकिस्तान के अंदर फिर रहे हैं कि वो साथ जो है वो सब्जी की फेरी भी लगा लेता है, साथ वो ट्रेनर भी है, ना कभी कुछ ज़िंदगी में किया, ना कोई इंडस्ट्री का पता है, बैलेंस शीट पढ़नी नहीं आती, स्टॉक मार्केट के लिफ बे नहीं पता। वो लोग कहते हैं जी मैं ट्रेनर हूँ, 5-7 बातें वो मोटिवेशन की वो जो है इधर उधर से बच्चे पकड़ लेते हैं। आजकल यंग में देखता हूँ 19 साल का मोटिवेशन स्पीकर है, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा होता है। मेरा तो दिल वैसे ही करता है कि बेटा बैठ जाओ कुर्सी पे, थक जाओगे, माइक ना गिर जाए तुम्हारे हाथ से। लेकिन बहरहाल मैं किसी को बुरा नहीं कहता, चलो कम से कम वो कोशिश ही कर रहे हैं, शायद मुझसे बेहतर ही हो। वेदर यू आर ऑलरेडी इन द बिजनेस और लुकिंग टू टेक अ न्यू वेंचर, ground up the responsibility of running your business rests solely on your shoulders. You are liable for everything, यानी हर मसला, हर परेशानी, हर मुसीबत आपके ऊपर होती है अपने कारोबार करते हुए। तो इस सीढ़ी को चढ़ते हुए इंसान थक जाता है, तनहा हो जाता है, फैमिली से अलहदा दूर हो जाता है, बीवी बच्चों के अलहदा चैलेंजेस होते हैं। वो कहते हैं जी आपका बिजनेस, वो गाना भी एक इंडिया था, तेरी 2 टकिया की नौकरी पे मेरा लाखों का सामान जाता है। बीवी कहती है जी ये जिंदगी गुजर गई तो मैंने पैसों का क्या करना है। बच्चे कहते हैं जी हमारा बचपन नहीं है। माँ बाप अलहदा नाराज होते हैं, बुढ़े हो गए हमें टाइम नहीं देते, वो बेचारा अपना फंसा हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को जब आप मैनेज करने की कोशिश करते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं। तो बिजनेस डिसीजन और पर्सनल डिसीजन दोनों के अंदर कोचिंग की बड़ी ज़रूरत होती है कि अब आप अलोन नहीं हैं, अब आपके पास ट्रेंड बिजनेस कोच है, और एक टीम लेकर मैं आ रहा हूँ बड़ी, मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैं जिस मोहसिन को भी मैं इसीलिए इनवाइट कर रहा हूँ कि मोहसिन भी कल को एक इस तरह का इदारा बनाए और वो भी लोगों की मदद करे। मुझे बड़ी खुशी होगी, उसके वालिद ने इतना काम किया, मेरे दोस्त हैं, ये मेरा पे बैक होगा कासिम अली शाह भाई को कि जो उन्होंने मेरे साथ हमेशा खड़े हुए। मेरे बेटे ने जब बिज़नेस शुरू किया उसकी पीठ थपथपाई, तो मुझे भी, मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी इस चीज़ को जो है वो पे बैक करूँ। Helping people achieve their dream is a passion of mine, and I want to share how I can help you. किस तरह आपको लॉन्च कर सकता हूँ, किस तरह आपको ग्रो कर सकता हूँ, कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ। तो रिसर्च, नॉलेज और एक्सपीरियंस का कोई नेमल बदल नहीं होता। ये बिजनेस इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग वैल्यू फॉर अदर्स, ये अल्टीमेट जुमला है बिजनेस के बारे में। द वैल्यू ऑफ बिजनेस कोचिंग, बिजनेस कोचिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है। मैं बिजनेस के अप्स एंड डाउन्स को समझता हूँ। मैंने इतने बिजनेसेस खड़े किए हैं कि आपकी हैरत होगी कि मतलब इस बंदे ने इतनी उम्र में कितना काम कर दिया है। कि मैं बड़ी यंग एज में इन चीज़ों के अंदर से गुजरता रहा हूँ, उनको असेस करना, उनको अंडरस्टैंड करना, उनको इम्प्रूव करना। अब मैंने अपना स्टाफ को ट्रेन किया था।
तो अब लोगों को ट्रेन करना, बिजनेस मीटिंग कैसे आपने करनी है, आपने अपनी जो क्लाइंट है सेल्स कैसे क्लोज करनी है, आपने मोटिवेट कैसे करना है, आपने एनर्जाइज कैसे करना है, ये सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है इंसान का, इंसान थक जाता है। तो मैं ये जो मेरी नॉलेज है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उस सारे को इकट्ठा करके ये 3 लाइनें आखिरी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि आई एग्जामिन थॉरोली। यानी सबसे पहले आप मेरा अपना प्रॉब्लम लेकर आते हैं तो मैं आपके प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से समझता हूँ, जो पाकिस्तान में लोग समझते नहीं है। डायग्नोज केयरफुली। आपने ये सोचना है कि कहाँ खराबी है, कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ चीजें बदलने से नताइज बदलेंगे, इनपुट की कौन से एरियाज हैं जिनको चेंज करने से आउटपुट चेंज होगी, एंड प्रिस्क्राइब्स अ सुटेबल सोल्यूशन टू कॉरपोरेशन, बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स। यानी सोल्यूशन हर आदमी को एक ही चश्मा नहीं देते नज़र का, उसकी नज़र टेस्ट की जाती है। पहले उसको आप अच्छी तरह एग्जामिन करते हैं, फिर आप उसका बीमारी का इलाज, बीमारी ढूंढते हैं, फिर आप उसका इलाज ढूंढते हैं। वो चाहे कोई कॉरपोरेट कंपनी हो, चाहे वो कोई स्मॉल बिजनेस हो, मीडियम साइज बिजनेस हो, या कोई इंडिविजुअल हो, और उसके इश्यूज पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, दोनों को अलग अलग करके जज करना पड़ता है और देखना पड़ता है। The value of business coaching, Jawara Fees offers comprehensive range of services. These include executive coaching and training, leadership, communication, and human behavior. He brings a wealth of the knowledge and experience to his clients, helping them to achieve their personal and professional goals. मैं इंटरनेशनल स्पीकिंग इवेंट्स के अंदर भी पार्टिसिपेट करता रहा हूँ। मेरे अपने कोच डॉक्टर फाज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जॉन मैक्सवेल इंस्टीट्यूट, जो लीडरशिप का दुनिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है उसके, और वो मेरे कोच भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं। उनके साथ बड़ी बड़ी लंबी मेरी नशिस्तें हैं, रिकॉर्डिंग्स भी पड़ी हुई हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। उसके अलावा मेरे इंटरनेशनल स्पीकर दोस्तों में रिजवान रशीद साहब हैं, वेरी नाइस फेलो, एंटरप्रेन्योरशिप कोच हैं। कनाडा में मेरा ख्याल है, मैं एग्जैक्ट अगर कोई गलत नहीं मेरी मेमोरी काम कर रही तो नंबर टॉप टॉप 12-13 नंबर है उनका टॉप 20 कोचेज में। बहुत अच्छे इंसान है, बड़ी नॉलेज उनकी है। आप इन दोनों को फेसबुक पे भी देख सकते हैं, मेरे साथ मेरे उस पर भी देखें, इनके पड़े हुए हैं। और मैंने कोशिश भी की कि पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेकर आऊँ, लेकिन वो ज़रा महंगे हैं, तो हमारे लोग अफोर्ड नहीं करते, तो डॉलरों में वो पैसे बहुत बन जाते हैं। हमारे यहाँ तो 5-10 हज़ार देगी, समझते हैं कि जी हमने बंदे को पता नहीं क्या कर दिया। हर बार इस पे मैं टॉपिक पे डाइवर्ट नहीं होना चाहता। What is a business coach? होता क्या business coach? Coaching is the process of imparting knowledge and skills to the other, दूसरों को in the walks of life. Coaches are there to cheer the people up, to support their goals, and help them determine the path they need to take to get there. The foundation of the business coaching is identifying and developing your vision for your business, आपके business के लिए। The value of business coaching ये इसके अंदर डिटेल में एक्सपीरियंस की हुई है। आप जब भी शुरू करते हैं पॉइंट जीरो से, उसमें मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ। 34 साल का मेरा बिजनेस का एक्टिव तजर्बा है, जिसमें स्टॉक मार्केट, एंटरप्रेन्योरशिप की तमाम चीज़ें आ जाती हैं। और इतनी जो चैलेंजेस आपको आने वाले वक्त में इंशाल्लाह वो मैं कोशिश करूंगा कि मिनिमाइज़ कर लूँ जो लोग मेरे पास आते हैं। और मैंने अपनी भी बिजनेसेस में, ऐसा नहीं है कि इस अमल में मैंने चैलेंजेस नहीं देखे। बाज़ दफ़ा इंसान बड़ी बुरी तरह, और ख़ासतौर पे पैसा, ये इंडस्ट्रियाँ वो खिलौने नहीं होते, कॉन्टीन्यूसली खर्चा हो रहा होता है। वापडा से भी डील करना है आपने, आपने लेबर से भी डील करना है, आपने सरकारी महकमों से भी डील करना है, 101 इशूज़ हैं, और फैमिली को भी साथ लेके चलना है। मैं तो खुद ज़ाहिर है इसका विक्टिम हो गया, बीमार हुआ था कि मैंने ओवर एक्सपेंड कर लिया था। बिजनेसेस जो हैं वो ज़्यादा फैला लिए थे। मेरे दोस्त हैं बड़े करीबी, हॉस्पिटल के ओनर भी हैं, उन्होंने मेरे फादर से ही हैड अ वर्ड, उन्होंने कहा जी अगर ये जीना चाहता है तो इसको इंसान बनाएं और इस पे लोड कम करें, वरना यू विल लूज़ योर सन। तो फिर वो मेरे पे बड़ी सख्तियां लगी। हमने वालिद साहब की, मैं बात टालता नहीं था, तो मैंने खुद बड़े चैलेंजेस बिजनेस में देखे हैं। तो फिर मुझे वो बिजनेसेस बंद करने पड़े, उनको चेंज करना पड़ा, अपने आप को ज़रा हॉलीडे मोड में लाना पड़ा, रिलैक्स करना पड़ा। मैं कहा छुट्टियां मनाओ, हर साल बाहर जाओ, घूमो फिरो। तो बिल्कुल ही 180 डिग्री चेंज मारा। व्हाट्स इन फॉर यू? ड्यूरिंग योर कोचिंग एक्सपीरियंस आई विल डीपली अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स। करंट सिनेरियो एनालिसिस होगा, थॉरोली सोल्यूशंस आपको बताए जाएंगे, सर्कमस्टांसेस को अच्छी तरह समझा जाएगा, प्रोफेशनली पर्सनली आपके जो इश्यूज हैं, आपके जो रेड टेप्स हैं वो रिमूव की जाएंगी। और ये एक बड़ा अच्छा सा मेरा ब्रोशर बना हुआ है जो मेरी टीम ने बनाया हुआ है, ये भी उन्होंने इसके अंदर डाल दिया है। When opportunity presents itself, don't be afraid to go after it. ये एक बड़ी अच्छी कोट है। Nothing will happen unless you take the initiative to do it. ठीक है ना जी। और
सक्सेस इज वेयर प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी, ये मैं कहूँगा। इसके साथ ये क्लोज हो रही है जो हमारी पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन है। तो मैंने आपको सारी तफसील दे दी, वीडियो में भी लॉन्ग, लेकिन ये जिसे आप कहते हैं कि 11 जुलाई 2024 को ये अपडेट्स हैं। इंशाल्लाह जल्दी आपको अज़रबैजान के ऊपर जो है अल्लाह को मंजूर हुआ तो बड़ी शॉर्टली हम विज़िट कर रहे हैं। आपको सारी डिटेल्स उसमें मिलेंगी, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो अब 4 मुल्कों में हम हैं इंशाल्लाह ताला। मेरी कोशिश होगी कि बड़ी जल्दी यूरोप का रीजन भी हम कवर करें, ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ हलचल करें, उधर भी मामलात को करें, और ग्लोबली जो है चीज़ों को लेके चलें और पाकिस्तान का वक़ार बुलंद करें, पाकिस्तान के लिए काम करें, पाकिस्तानियों के लिए काम करें। ये हमारा मुल्क है। और मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को फिर दरख्वास्त करूँगा कि वो ऑन बोर्ड आए। कोई बात हमारी ब्लाइंडली ना माने, हमसे फैक्ट्स लें, उनको खुद वेरीफाई करें, छुट्टी पे आए, आकर वेरीफाई करें, चीज़ों को समझें। अगर फिजिबिलिटी उनको समझ में आती है तो ज़रूर अपने मुल्क में इन्वेस्ट करें। फ़ायदा उन्हें होना है, उनके बच्चों को होना है। वो अपना फ़ायदा देखें, उनके फ़ायदे में ही मुल्क का फ़ायदा है, उनके फ़ायदे में ही हम सब का फ़ायदा है। बाकी जितने भी पाकिस्तानी हैं उनसे मेरी आखिरी जाते हुए दरख्वास्त है कि गैर ज़रूरी पॉलिटिकल जो आप लोगों के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है, उससे आपको कुछ ना आज तक कुछ मिला है ना आगे कुछ मिलना है। तो बेहतर फोकस ऑन योर बिजनेसेस। पैसा कमाने के जोर आप लगाएं। पैसा खर्च एक खास हद, मेरे वालिद कहा करते थे, खर्चे एक खास हद से ज़्यादा कंट्रोल नहीं किए जा सकते, आमदन बहुत ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है। तो यही मैं कोचिंग का आपको एक लेसन दूंगा कि आमदन बढ़ाने पे जोर दें, खर्चों ने तो होना है, वो एक खास हद से नीचे जीरो पर तो नहीं आ सकते। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।